इसराइल ईरान में मौजूदा मुल्ला रिजीम को हटाकर एक ऐसे आदमी को सत्ता में बैठाना चाहता था जो ईरान में इसराइल का सबसे कट्टर विरोधी रहा है। एक ऐसा नेता जो खुलेआम इसराइल को नक्शे से मिटाने की कस्में खाता था। एक ऐसा नेता जिसने राष्ट्रपति रहते हुए ईरान के न्यूक्लियर हथियार कार्यक्रम को सबसे तेजी से बढ़ाने की कोशिश की। वो इतना कट्टरपंथी था कि ईरान की गार्डियन काउंसिल ने उसे दोबारा चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि गार्डियन काउंसिल को ये डर था कि अगर वो शख्स फिर से सत्ता में आया तो ईरान को इसराइल के खिलाफ बेवजह जंग में झोंक देगा। लेकिन आखिर में ईरान का ये फायर ब्रांड पूर्व राष्ट्रपति मोसाद का एजेंट निकला। मोसाद अली खामनेई को मारकर इसी शख्स को सत्ता में लाना चाहती थी। सुल्तान की डायरी के ताज़ा एपिसोड में हम आज बात करेंगे ईरान के पूर्व हार्डलाइनर राष्ट्रपति महमूद अहमदी निजाद के बारे में। कैसे उन्हें इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने रिक्रूट किया और प्लानिंग के लेवल पे जो रिजीम चेंज ऑपरेशन एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा था, वो कैसे एग्जीक्यूशन के वक्त औंधे मुँह गिर गया। नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ पिंच की खास पेशकश सुल्तान की डायरी। कहानी से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इंटेलिजेंस की दुनिया में बहुत सारे डॉट्स जो हैं उनको कनेक्ट करके एक पूरी मुकम्मल पिक्चर जो बनती है। तो ये कहानी भी कुछ इसी तरीके की है। 3 स्टोरीज़ हैं बड़ी-बड़ी, एक 3 न्यूज़ आउटलेट्स में 3 स्टोरीज़ छपी हैं और एक राष्ट्रपति का बयान है, जिससे ये पूरी कहानी, पूरा खाका जो है वो खींचता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 4 मार्च को, 28 फरवरी को। आपको याद होगा कि ईरानी जो समय है 5 बजे सुबह, वहाँ पे ईरान के तेहरान में कई जगहों पे इज़राइल की अचानक से एयर स्ट्राइक होती है। इन एयर स्ट्राइक में एक जगह होती है अली खामनेई का रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे अली खामनेई के ऊपर हमला होता है और अली खामनेई इस हमले में काम आते हैं, इसमें मारे जाते हैं। दूसरा एक हमला होता है, एक और जगह हमला होता है, वो होता है नॉर्थ तेहरान में, और नॉर्थ तेहरान में उस जगह का नाम होता है नरमक। और नरमक में एक जगह पे एक हमला होता है, एक बंद गली का एक मकान होता है, जो मतलब गली का आखिरी मकान होता है, वहाँ पे एक हमला होता है। और कहा जाता है कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति, जो कि एक हार्डलाइनर राष्ट्रपति हैं, महमूद अहमदी नेजाद, वो मारे गए हैं इस स्ट्राइक में। तो ये हमला होता है, उसके तुरंत बाद जो है इस समय बात चल रही होती है। आपको याद होगा 28 मार्च को, 28 फरवरी को माफ़ कीजिएगा, जिस समय अली खामनेई की मौत हो जाती है, उसके बाद तुरंत ये बात चल रही होती है कि रिजीम चेंज जो है वहाँ पे होना है ईरान में, और इसी वजह से ये हमला किया गया और अमेरिका और इज़राइल जो है वहाँ पे ईरान में रिजीम चेंज करवाना चाहते हैं। और उस समय आपको याद होगा अमेरिका में, वेस्टर्न यूरोप के कई सारे देशों में जो ईरानी डायस्पोरा है, ऐसा डायस्पोरा जो ईरान में जो रिजीम चेंज हुई थी इस्लामिक क्रांति के बाद में, वो अपना देश छोड़ के चले गए। वो लोग जो है सड़कों पर उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं और एक खास शख्स का नाम लेते हैं कि इसको जो है ईरान की गद्दी दे दी जाए, ईरान की सत्ता के शिखर पे इस आदमी को बैठाया जाए। वो दरअसल पहलवी जो राज परिवार है ईरान का, उसके जो चश्मे चिराग हैं, उसके जो वारिस हैं रजा शाह पहलवी, उनके पक्ष में जो ये प्रदर्शन होता है। और रजा शाह पहलवी इस समय जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी सक्रिय नज़र आते हैं। वो ईरान की जनता से अपील करते हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं कि ये हिंसा, खून खराबा बंद होना चाहिए, और तमाम किस्म की जो बातें वो करते हैं। और वो एक तरीके से ये प्रोजेक्शन करते हैं कि वो जल्द ही ईरान के सुप्रीम लीडर वो बनने जा रहे हैं, ईरान में फिर से राजशाही आने जा रही है। लेकिन पर्दे के पीछे से एक और खेल चल रहा होता है। खेल दरअसल क्या चल रहा होता है, इसका पहली बानगी जो है, ये पर्दा जो है उघड़ता है पहली बार 4 मार्च 2026 को, जब डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आता है। उस बयान में जब प्रेस के लोग उनसे पूछते हैं कि कौन जो है अगला राष्ट्रपति या अगला सुप्रीम लीडर या अगला जो है लीडर ईरान का बनने जा रहा है, तो वो कहते हैं कि हमको ये लगता है कि रिजीम से ही कोई आदमी जो है, रिजीम में ऑलरेडी जो काम कर रहा है, वही आदमी अगर लीडर बनता है, वही सत्ता संभालता है, तो वो बेस्ट चॉइस हो सकती है। और यहाँ पे जाके लोगों को ये समझ में आता है कि दरअसल रजा शाह पहलवी का पत्ता कट गया है। 4 दिन के भीतर ही उनका पत्ता काटा जा चुका है और रिजीम से ही कोई आदमी जो है शायद कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, अमेरिका ने और ईरान ने, इज़राइल ने, माफ़ कीजिए, ईरान का, और वो जो है अब सत्ता सँभालेगा। और इसके बाद में तमाम किस्म के स्पेकुलेशन शुरू हो जाते हैं। पहला शख्स जाता है मोहम्मद बागेर गलीबाफ पे, जो कि वहाँ की मजलिस के सदर होते हैं, इज़राइल के खिलाफ जो बयान देने में फ्रंट लाइन पे होते हैं, और उनके बारे में कहा जाता है कि शायद जो है वो सत्ता का अगले दावेदार हो सकते हैं। अमेरिका के समर्थन से, इज़राइल के समर्थन से उनको सत्ता हासिल हो जाएगी। दूसरा शक जताया जाता है पेजेश्कियान पे, जो कि ईरान के राष्ट्रपति होते हैं। उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो हार्डलाइनर नहीं है, वो इनका एक सेकुलर छवि है या एक मतलब लिबरल एक छवि है, तो हो सकता है उनको अमेरिका और इज़राइल जो है वो सत्ता सौंप दे। तीसरा, अरगची के ऊपर बार-बार शक जताया जाता है। तो इन तीनों लोगों के इर्द-गिर्द जो है शक जताया जाना शुरू होता है। इंटेलिजेंस कम्युनिटी में भी चैटर होना शुरू हो जाता है। लेकिन कमाल की बात ये होती है, इज़राइल ने जिस घोड़े पे असल में दाँव लगाया होता है, वो घोड़ा तो जंग के पहले दिन ही ज़ख्मी हो जाता है, और इस घोड़े का नाम होता है महमूद अहमदी नेज़ाद। और महमूद अहमदी नेज़ाद के साथ में क्या हुआ कि जैसा कि हमने आपको बताया कि उनके घर पे जो है
स्ट्राइक हुई और स्ट्राइक ने सबको कई कई मायने पे चौंकाया, क्योंकि अहमदी नेजाद जो है खुद 2013 के बाद में एक तरीके से ईरान की सियासत में ठुड्डे लाइन लगा दिए गए थे। मतलब उनकी अब बहुत चलती नहीं थी, एक तरीके से किनारे उनको कर दिया गया था जो इस्लामिक रिजीम थी वहाँ की, और अहमदी नेजाद के ऊपर इजरायली हमला होने की का कोई तुक बैठ नहीं रहा था। फिर अटलांटिक में 10 तारीख को एक स्टोरी होती है, स्टोरी को करने वाले होते हैं ग्रैमी वुड, और 10 मार्च 2026 को जो ये स्टोरी होती है पहला इशारा देना शुरू करते हैं, जो मैं कह रहा हूँ कि पहला डॉट। तो पहला डॉट हो गया डोनाल्ड ट्रंप का, दूसरा डॉट जो है वो ग्रैमी वुड की जो स्टोरी है जो दी अटलांटिक में छपती, उसमें ये कहते हैं कि दरअसल अहमदी निजाद 2013 में जब से सत्ता से बाहर हैं, तब से वो ईरानी रिजीम के, ईरानी सरकार के सबसे बड़े क्रिटिक बने हुए हैं। और इसके चलते हुआ ये है कि उनके ऊपर जो है सुरक्षा के नाम पे आईआरजीसी के गार्ड तैनात कर दिए गए थे। और जनवरी में जो प्रदर्शन हुआ था, जनवरी 2026 में एक अपराइजिंग हुई थी, आपको पता होगा तेहरान में, तेहरान के बाज़ारों में एक तहरीक शुरू हुई थी, जिसकी वजह से जो है ईरानी सत्ता को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी थी, क्योंकि लगातार उनका जो है वहाँ पे मुद्रा की जो वो ईरानी जो मुद्रा है वो लगातार गिर रही थी डॉलर के मुकाबले, और बहुत ज़्यादा ईरान के व्यापारी उससे परेशान थे। तो इसकी वजह से जो है ताजिर मूवमेंट उसको कहा जाता है ईरान में, जनवरी 2026 में ही शुरू थी, युद्ध से 1 महीने पहले। तो उस मूवमेंट के ऊपर जो है ये बात कहा जा रहा है, जब ये मूवमेंट शुरू होता है 2026 का, उस समय इनका गार्ड्स जो है, जो कि 9-10 के तकरीबन गार्ड्स होते हैं, उनको बढ़ा के जो है 50 कर दिया जाता है। एक तरीके से कड़ा सर्विलांस जो है अहमदी निजाद पे लगा दिया जाता है, उनसे मोबाइल फ़ोन छीन लिया जाता है और उनका मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि वो घर से एक खास रूट पे ही, खास जगहों पे ही जा सकते हैं, उसके ज़्यादा अलावा उनको एक तरीके से जाने की इजाज़त नहीं। तो एक तरीके से नज़रबंद कर दिया जाता है, घोषित रूप से नज़रबंद नहीं होते हैं, लेकिन गार्ड्स इस तरीके से बैठा दिए जाते हैं आईआरजीसी के, वो इधर उधर जा नहीं सकते हैं। तो अहमदी निजाद पूरी तरीके से घर में नज़रबंद थे। और अटलांटिक जो 10 मार्च को जो स्टोरी करता है, उसमें ये कहता है कि अहमदी निजाद पे दरअसल जो हमला हुआ है वो एक जेल ब्रेक ऑपरेशन जैसा दिखाई देता है, क्योंकि जो हमला अहमदी निजाद के घर पे हुआ, दरअसल उनके घर पे नहीं हुआ, जो उस कंपाउंड में हुआ जहाँ पे आईआरजीसी के गार्ड तैनात थे, अहमदी निजाद की सुरक्षा के गार्ड जो हैं, जहाँ पे बॉडी गार्ड्स तैनात थे आईआरजीसी के, तो उसके ऊपर हमला हुआ है। उसके बगल में ही जब आप अहमदी निजाद का जो घर था नरकम वाला, वहाँ पे नरमक वाला, वहाँ पे वो जो बंद गली का घर था, जो मेन रोड जहाँ पे जाती थी, तो उस मेन रोड पे एक चेक पॉइंट लगाया हुआ था और बगल में ही एक हाई स्कूल था। तो अल जजीरा ने भी उस समय, जिस समय ये स्ट्राइक हुई थी, उस समय ये कन्फर्म किया था कि ये हमला जो हुआ है, इसमें नरमक वाला जो हमला हुआ है, उसमें हाई स्कूल में भी कुछ स्प्लिंटर गिरे हैं, जिसमें 2 छात्रों की मौत हुई थी। तो कुल मिला के यहाँ से ये सारा का सारा जो फैक्ट हमारे पास में था, ये कोलैबोरेट करता था कि अहमदी निजाद के घर पे जो हमला हुआ, दरअसल अहमदी निजाद को इस पूरे के पूरे जेल ब्रेक से, इस नज़रबंदी से बचाने के लिए हमला हुआ। लेकिन उसके बाद में ये कहा गया कि अहमदी निजाद का कहीं पे भी पता नहीं लग रहा है। हालांकि उन्होंने एक ट्वीट करके ये कहा कि वो सुरक्षित हैं, लेकिन उनके वेयर अबाउट्स जो हैं वो सरकार के पास में भी नहीं, ईरानी रिजीम के पास में भी नहीं, और मोसाद के पास में भी नहीं, ऐसा कहा गया, मतलब कि उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तो उसके बाद में आगे की जो स्टोरी है, जो अगला कड़ी है, जो अगला बिंदु है, वो हमें पता लगता है 19 मई को एक स्टोरी होती है न्यूयॉर्क टाइम्स में। और 19 मई को जो स्टोरी होती है न्यूयॉर्क टाइम्स में, इसको लिखते हैं मार्क मेजेटी, जूलियन ई बर्नेस, फरनाज फसीही और रोनन बर्गमैन। ये चारों जर्नलिस्ट बहुत एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं, बहुत इनकी क्रेडिबिलिटी रही है। मार्क मेजेटी ने कई सारी किताबें लिखी हैं सीआईए के ऊपर, लंबे समय से वो सीआईए को कवर कर रहे हैं। जूलियन ई बर्नेस का भी हिस्ट्री यही रही है कि वो लगातार जो है इंटेलिजेंस एजेंसी, नेशनल सिक्योरिटी जो है वो कवर करते रहे हैं अमेरिका के अंदर। तो इनकी एक स्टोरी जो है 19 मई 2026 को छपती है, और इसमें वो कहते हैं कि अहमदी निजाद को जो है केंद्र में बैठा के, या केंद्र में उनको रख के अहमदी निजाद को, और मोसाद ने पूरा का पूरा रिजीम चेंज ऑपरेशन प्लान किया था। और उनका ये कहना था कि मोसाद का ये तर्क था कि अगर अली खामनेई मारे जाते हैं तो रिजीम के अंदर से ही या एक ऐसा आदमी हम उठा के उसको सत्ता में बैठाएंगे जिसके ऊपर कोई संदेह नहीं हो कि वो हमारा एजेंट है या हमारे पक्ष में वो काम कर रहा है। तो ये अटलांटिक की स्टोरी जो थी उसको कोलैबोरेट करती थी। अटलांटिक ने जो कहा कि एक तरीके से उनको हाउस अरेस्ट से छुड़ाने के लिए इजरायली स्ट्राइक हुई थी, तो उसको ये 19 मई को न्यूयॉर्क टाइम्स वाली जो स्टोरी थी वो इसको कोलैबोरेट करती थी, उसको उसकी पुष्टि करती थी। और उन्होंने ये भी कहा कि मतलब जो ये 19 मई वाली स्टोरी थी उसमें ये डिटेल दी गई थी कि जब ये एयर स्ट्राइक हुई, उस एयर स्ट्राइक के तुरंत बाद जो है एक काले रंग की गाड़ी जो है वो अहमदी निजाद के दरवाजे पहुंचती है। इसमें एक मोसाद एजेंट बैठा होता है, वो अहमदी निजाद के पूरे परिवार को बैठाता है और एक मोसाद के सेफ हाउस में ले जाता है। लेकिन इस हमले में अहमदी निजाद को कुछ चोटें आती हैं, वो जख्मी होते हैं, और यही वो समय है न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी के मुताबिक जब अहमदी निजाद ये सोच लेते हैं या चिकन आउट हो जाते हैं, या वो पूरी तरीके से इस रिजीम चेंज ऑपरेशन को
के साथ होने से इनकार कर देते हैं। वो मोसाद के एक तरीके से वो मतलब मोसाद ने जो प्लान उनको बताया था, उस प्लान पे वो अब एग्री नहीं हो रहे इस क्रूशियल पॉइंट पे। तो ये स्थिति वहाँ पे बनती है और चिकन आउट यहाँ से हो जाते हैं। फिर 13 जुलाई को, लेकिन इस स्टोरी में ये नहीं बताया गया था कि अहमदीनेजाद को किस तरीके से मोसाद ने रिक्रूट किया या उनको किस तरीके से अपने पक्ष में मिलाया। तो ये खुलासा होता है 13 जुलाई 2026 को। जो स्टोरी आती है न्यूयॉर्क टाइम्स की, इनको इसी 4 जर्नलिस्ट ने लिखा था और उन्होंने तमाम सारे पहलुओं की इन्वेस्टिगेशन करके कई सारे फैक्ट हमारे सामने और रखे। तो होता यह है कि 2013 में सत्ता से जब वो बाहर होते हैं, अहमदीनेजाद बहुत जवान होते हैं, 55-60 के पेटे में होते हैं। तो 55-60 के पेटे में अगर आप राष्ट्रपति होकर अगर आप सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो आपको एक उम्मीद रहती है कि शायद में जो है रिटर्न ऑफ पावर हमारा हो जाए। तो वैसी स्थिति होती है। तो अहमदीनेजाद लगातार कोशिश कर रहे होते हैं कि हम जो है सत्ता में वापस आ पाएँ। और पहली बार जो है वो IRGC के काउंटर इंटेलिजेंस की किरकिरी कब बनते हैं? 2017 में। 2017 में दरअसल वो मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं, वहाँ के शहजादे हैं, उनको खत लिखना शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं, उनको खत लिखना शुरू करते हैं और वो तमाम तरीके से उनकी जो है तारीफ़ करते हैं कि आप बहुत अच्छे राष्ट्रपति हैं और आप हमारी मदद कर सकते हैं। इस किस्म की बातें जो होती, यहाँ से IRGC जो है नज़र रखना शुरू करती है अहमदीनेजाद के ऊपर। लेकिन मोसाद का जो रिक्रूटमेंट है वो शुरू होता है 2023 में। अच्छा, 2023 में ग्वातेमाला नाम का एक आइलैंड या एक देश है लेटिन अमेरिका में। और लेटिन अमेरिका में ये ऐसा देश है जहाँ पे कहा जाता है कि इजराइल की अच्छी खासी पकड़ है, या इजराइल के साथ में ग्वातेमाला के अच्छे खासे संबंध हैं, लंबे संबंध हैं। और इजराइल ने लंबे ऑपरेशन किए हैं अर्जेंटीना में, जब वो एंटी फासिस्ट ऑपरेशन जब वो कर रहे थे तो उस समय भी ग्वातेमाला में उन्होंने बेस बना रखा था। एक लंबा इतिहास है, कम से कम 30-40 साल का। तो ग्वातेमाला की सरकार से अच्छा, ये बात जग जाहिर है, मतलब इंटेलिजेंस कम्युनिटी में भी जग जाहिर है, बाहर में भी जो सामान्य एनालिस्ट हैं उनके भी जग जाहिर है। तो होता यह है कि ग्वातेमाला सरकार की तरफ से अहमदीनेजाद को एक आमंत्रण मिलता है 2023 में। और आमंत्रण किस बात का मिलता है? वहाँ पे एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हो रही होती है और अहमदीनेजाद को वहाँ पे बुलाया जाता है बतौर गेस्ट। ये बात जल्दी किसी को हजम नहीं हो रही होती है और अहमदीनेजाद जो है तेहरान एयरपोर्ट जाते हैं इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए 2023 में। लेकिन उनको तेहरान एयरपोर्ट पे IRGC के गार्ड्स रोक लेते हैं। फिर अहमदीनेजाद काफ़ी हल्ला मचाते हैं, वीडियो डालते हैं और तमाम सोशल मीडिया पे कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से IRGC की शिक्षा लेकर हो। उसके बाद में कुछ सोच के अथॉरिटीज़ जो हैं वो अहमदीनेजाद को जाने की इजाज़त दे देती हैं कि आप चले जाइए। तो ये पहला मौका था जबकि मोसाद ने उनको जो है कायदे से रिक्रूट करने की शुरुआत की थी। उसके बाद 2024 की शुरुआत में होता ये मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी के हवाले से बता रहा हूँ कि बुडापेस्ट जो है हंगरी में एक जगह पड़ती है। बुडापेस्ट और वियना ऐसी जगह हैं जिनको स्पाई कैपिटल बोला जाता है, क्योंकि वहाँ की जो सरकार है, अगर आप वहाँ पे उनके सरकार के खिलाफ स्पिनाज नहीं कर रहे हैं तो आप बाकी कुछ भी करिए यूरोप में बैठ के, उनको इससे बहुत मतलब नहीं होता। तो उनको सुरक्षित माना जाता है स्पिनाज के हवाले से। तो वियना को खासतौर पर, फिर हंगरी में बुडापेस्ट को भी, इन दो जगहों को ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे फ्रीली ऑपरेट कर सकते हैं स्पिनाज ऑपरेशन, मतलब लगभग हर एजेंसी के आपको यहाँ पे बेसिस मिल जाएंगे। तो बुडापेस्ट में एक लुडविका यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एक प्रोफेसर हैं गेरगेली डेली। अब इनके पास में जो हंगेरियन एक ऑफिशियल है, उसका एक रिक्वेस्ट आती है। वो कहते हैं कि आप ऐसा करिए कि अपनी यूनिवर्सिटी में एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक सेमिनार करवाइए और इस सेमिनार में आपको एक गेस्ट को बुलाना है। उस गेस्ट का नाम है महमूद अहमदीनेजाद। तो प्रोफेसर साहब भी थोड़ा सा मतलब सकते में आते हैं, भाई कोई वो इतने एमिनेंट कोई जानकार भी नहीं है अहमदीनेजाद की, उनका क्लाइमेट चेंज पे कोई लंबा काम हो या इस विषय के जानकार हो, तो उनको किस लिए उसमें बुलाया जाए। तो फिर वो हंगेरियन ऑफिशियल जिसने ये रिक्वेस्ट की थी, वो प्रोफेसर डेली को बताता है कि ऐसी बात है कि अहमदीनेजाद और जो इजरायली एजेंसीज हैं उनके बीच में एक बैक चैनल जो है टॉक शुरू करवानी है और ये पूरा का पूरा जो कॉन्फ्रेंस है वो एक तरीके से उस बैक चैनल के तौर पर काम करेगा। तो प्रोफेसर डेली ने बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स को जो इंटरव्यू दिया उसमें वो कहते हैं कि मैं इस बात के लिए तैयार हो गया क्योंकि मैं दो दुश्मनों को एक टॉकिंग टेबल पे लेकर आ रहा था, एक बातचीत की टेबल पे लेकर आ रहा था। तो ये अच्छा काम था और मुझे लगा कि इससे कुछ इंसानी जानें बचेंगी ही, आगे आने वाले समय में कोई कन्फ्रंटेशन नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जो है मैंने अहमदीनेजाद को बुला लिया और अहमदीनेजाद इस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। और ये बहुत रिमार्केबल कॉन्फ्रेंस है क्योंकि इजराइल अहमदीनेजाद को रिक्रूट करने के लिए कितना सीरियस था, इसको आप इस बात से समझिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी ये कहती है कि डेविड बर्निया, जो कि उस समय मोसाद के एजेंट मतलब चीफ होते हैं, मोसाद के डायरेक्टर होते हैं, वो खुद जाते हैं इस समय अहमदीनेजाद से मिलने के लिए। अच्छा, अहमदीनेजाद बाहर विदेश में दौरे पे भी जा रहे हैं तो उनके साथ में IRGC गार्ड भी हैं, उनके साथ में लगातार वो ट्रेवल कर रहे हैं, तो उनको कहीं पे भी अकेला नहीं छोड़ा जाता है। तो IRGC गार्ड ने यहाँ पे रिपोर्ट किया कि
2 बार ऐसा मौका आया कि अहमदीनेजाद जो है कुछ घंटों के लिए गायब हो गए और बाद में आईआरजीसी गार्ड ने इसके ऊपर उनका कन्फ्रंटेशन भी किया, उनसे सवाल भी पूछे कि आप कहाँ चले गए, हमें बिना बताए, आपकी पूरी सुरक्षा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती थी। दरअसल सर्विलांस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। तो आईआरजीसी गार्ड्स को अहमदीनेजाद ने ये कहा कि मैं एक प्रोफ़ेसर साहब से मिलने गया था, इस वजह से मैं यहाँ से चला गया था, आप लोग जो हैं किसी चीज़ में व्यस्त है या इस वजह से मैंने गच्छा दे दी, जो भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया उस समय, जो उनको ठीक लगा। लेकिन यहाँ पे वो डेविड बर्निया से मिलते हैं, ये बाकायदा। और ये जब मुलाकात डेविड बर्निया की हो जाती है तो डेविड बर्निया इन्फॉर्म करती हैं सीआईए को कि हम जो है अब अहमदीनेजाद के टच में हैं, एक तरीके से अहमदीनेजाद हमारा एसेट है। तो इसके बाद में 2014 में दूसरा दौरा होता है सेम यूनिवर्सिटी में, सेम इसी किस्म की कॉन्फ्रेंस में अहमदीनेजाद का, और 2024 का जो दूसरा होता है उसमें मोसाद का एक हैंडलर जो है बाजाब्ता उनसे मिलता है और फिर जो है अहमदीनेजाद को बाजाब्ता रिक्रूट कर लिया जाता है। और अहमदीनेजाद जब वापस पहुंचते हैं तो अहमदीनेजाद के ऊपर उसी तरीके से कड़ा पहरा रहता है और मोसाद को ये उम्मीद रहती है कि जब अली खामनेई मरेंगे, अली खामनेई को मार दिया जाएगा और तमाम टॉप लीडरशिप को मार दिया जाएगा, तो उसके बाद में ईरान जो है वो एक तरीके से हेडलेस चिकन हो जाएगा और उसमें हम अपना आदमी, अपने मन का आदमी बैठा पाएंगे। हाँ, तो एक ऐसा आदमी जो कि 2005 से 2013 में जब ईरान का राष्ट्रपति था तो ये कसम खाता था कि इजराइल को नक्शे से मिटा दिया जाना चाहिए। जो होलोकॉस्ट जैसी मानवीय मतलब विवशता है उसको स्वीकार करने से ही मना कर देता था। जो आपको पता होगा कि हिटलर ने दूसरे वर्ल्ड वॉर से पहले जिस तरीके से यहूदी कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार किए थे उसको होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। तो अहमदीनेजाद का कहना था कि ये सब बनाई हुई कहानियाँ, होलोकॉस्ट का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है और यहूदी जो हैं इसको सिंपैथी गेन करने के लिए इस किस्म की कहानियाँ गढ़ते रहें, होलोकॉस्ट की तमाम कहानियाँ गढ़ते रहें। और जितने वो लोग बताते हैं कि भाई हमारे 60 लाख लोग मारे गए, उतने लोग भी नहीं मारे गए, कुछ लाख लोग जो हैं होलोकॉस्ट में मारे गए। तो इस किस्म की बातें अहमदीनेजाद करते थे और अहमदीनेजाद वही राष्ट्रपति थे जिनके समय में ईरान के न्यूक्लियर हथियार का जो प्रोग्राम था उसने सबसे ज़्यादा गति पकड़ी थी। तो एक तरीके से कट्टरपंथी चेहरा जो कि जिसका एक सार्वजनिक जो इमेज ऐसी बनी हुई है कि इजराइल के पूरी तरीके से खिलाफ है, उसी राष्ट्रपति को, पूर्व राष्ट्रपति को मोसाद ने रिक्रूट किया ताकि वो अली खामनेई को रिप्लेस कर पाए, ताकि जनता के सामने एक मैसेज ये भी चला जाए कि भाई अहमदी, जो ईरान के लोग उनके सामने ये मैसेज चला जाए कि अहमदीनेजाद अब सत्ता में आ गए हैं जो कि इजराइल के इतने खिलाफ हैं, अब वो इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या समझौता नहीं करेंगे। और धीरे से बैक चैनल से जो है वो उसको रिक्रूट करके अहमदीनेजाद को और अपने मन का जो है वहाँ पे डील ले लेते, या जो भी उनको करवाना था, जो भी उनके मकसद थे, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव थे, उनको पूरा करवा लेते। एक तरीके से अपनी कठपुतली सरकार वो ईरान में बैठाने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये मोसाद का ऑपरेशन था जो कि कागज पे एकदम परफेक्ट दिख रहा था। मतलब आप ये समझिए पूर्व राष्ट्रपति जो पूरी तरीके से कट्टर है उसको आप रिक्रूट कर ले रहे हैं, फिर उसको रिक्रूट करने के बाद में आप टॉप लीडरशिप की जगह खाली कर रहे हैं, फिर उसको बैठाने की पूरी तैयारी चल रही है। और वो तैयारी होती कैसे, उसका एक सिरा और जो है, एक न्यूयॉर्क टाइम्स में कुछ दिन पहले एक और स्टोरी छपी थी जिसमें इस बात की तफसील दी गई थी कि इजराइल का जो शुरुआती प्लान था, जो इनिशियल प्लान था रिजीम चेंज का, वो क्या था। तो उसमें एक प्लान ये भी था कि कुर्द जो कि ईरान के सीमाओं पे बसे हुए हैं उनके पास में हथियार जो है मोसाद पहुंचाएगा और उनको हथियार देगा और उसके बाद में कुर्द जो है ईरान के अंदर इन्वेड करेंगे, ईरान के अंदर हमला करेंगे, घुसपैठ करेंगे, ग्राउंड इन्वेजन वहाँ से शुरू होगा। लेकिन कुर्दों के साथ में दिक्कत यह है कि कुर्दों की तुर्की के साथ में नहीं बनती है। 60% तुर्क जो है, कुर्द जो है वो लगभग तुर्की में, और तुर्की उनको इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट के तौर पर देखता है। तो तुर्की किसी तरीके से इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ कि कुर्दों को हथियार दिया जाए, क्योंकि तुर्की ये जानता था कि एक बार ये युद्ध खत्म हो जाएगा तो ये जो इजराइल के दिए हुए हथियार हैं उसी के खिलाफ काम लिए जाएंगे, तुर्की के खिलाफ काम लिए जाएंगे। और तुर्की क्योंकि नाटो का मेंबर है तो उसने कड़ा तरह जताया, जिसके बाद में इजराइल को ये पूरी योजना जो कुर्दों को हथियार देने वाली इसको ड्रॉप करना पड़ा। तो इजराइल ने प्लानिंग तो बहुत परफेक्ट कर रखी थी। एक तरफ से ग्राउंड इन्वेजन हो रहा है, एक तरफ से टॉप लीडरशिप को ही आप हेडलेस की चिकन बना दे रहे हो पूरे के पूरे ईरान को। उसके बाद में आपने एक लीडर भी ऐसा तैयार कर रखा है अपने मन का, जिसकी लोकस स्टैंडाई ये है, जिसका पब्लिक परसेप्शन ये है कि वो बहुत हार्डलाइनर नेता है और उसको आप अपना एजेंट बना के रिक्रूट करके उसको आप सत्ता में ले आ रहे हो, उसको सत्ता में बैठा दे रहे हो। तो दिखने में ये पूरी योजना कागज में बहुत परफेक्ट दिखती है, लेकिन जब उसका एग्जीक्यूशन हुआ तो उसमें कई सारे लूप होल्स आ गए, कई सारे उसमें पेचोखम आ गए, जिसकी वजह से योजना कामयाब नहीं हो पाई। अच्छा, दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात है, क्यों अहमदीनेजाद ने इजराइल का जो बनाया हुआ रिजीम चेंज का प्लान है उसको फॉलो नहीं किया, या वो चिकन आउट हो गए, या वो डर के बाहर निकल आए। तो इसकी बड़ी वजह, मतलब असल
बात तो अहमदीनेजाद खुद ही बता सकते हैं, लेकिन इसकी एक व्याख्या हो सकती है, और व्याख्या ही है। मेरे मुताबिक ऐसा हुआ है कि अहमदीनेजाद क्योंकि उस सिस्टम के अंदर रहे हैं और उन्होंने ईरानी लीडरशिप का जो मोज़ेक स्ट्रक्चर है उसको भी समझ रखा है, उसको देख रखा है। वो जब बन रहा था मोज़ेक स्ट्रक्चर, तो उस समय वो लीडरशिप में ही थे। तो अहमदीनेजाद को ये लगा होगा कि ये रिजीम जो है अली खामनेई के जाने के बाद भी सर्वाइव कर जाएगी, और ये उनका असेसमेंट था। और उसके बाद में उन्होंने जो है मोसाद के साथ में हाथ मिलाना जो है वो हाथ झटक लिया मोसाद के साथ में। लेकिन वो मोसाद के सेफ हाउस से कैसे भाग निकले, कैसे बच निकले, अभी उनके वेयर अबाउट्स क्या हैं, इसके बारे में बहुत कोई आधिकारिक तौर पे चीज़ें पता नहीं है। जो चीज़ें हमारे सामने पास में जो इन्फॉर्मेशन छन के आ रही है उसके मुताबिक जो है वो IRGC की कैद में है। IRGC ने उनको पकड़ लिया और गिरफ्तार कर रखा है। अच्छा, दूसरा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है, जब हम इस तरीके की पूरा एनालिसिस करते हैं तो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि जो इतना क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन था, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मीडिया के पास में कैसे आ रही है। अच्छा, मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बता दूं, यहाँ पे मेरे को भी काफ़ी समय हो गया एजेंसी वगैरह ये कवर करते हुए। तो कोई भी ऐसा क्लासिफाइड ऑपरेशन जो है, जो कि बहुत हाईली सेंसिटिव ऑपरेशन और खासतौर पे इस किस्म का रिजीम चेंज जैसा ऑपरेशन है, उसकी इन्फॉर्मेशन कोई भी जर्नलिस्ट जो है दुनिया का, वो उसकी इतनी कुव्वत नहीं वो कि उसकी इन्फॉर्मेशन वो लीक करवा ले अपने किसी सोर्स से। ऐसा नहीं होता। जब तक एजेंसी नहीं चाहती कि इन्फॉर्मेशन बाहर ना जाए, वो इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जाती। अगर आपके पास में बीइंग ए जर्नलिस्ट वो इन्फॉर्मेशन आ भी गई है, तो एजेंसी के पास में इतनी कुव्वत है कि उसको छपने ना दे। तो कैसे ऐसा हुआ कि पहले अटलांटिक छाप रहा है, फिर न्यूयॉर्क टाइम्स छाप रहा है, दो कर रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन इतने खुलेआम बाहर कैसे आ रही है। जो प्रोफेसर जिन्होंने ये पूरा का पूरा बैक चैनल डील मोसाद और अहमदीनेजाद के बीच में सेट की थी, वो भी बिल्कुल न्यूयॉर्क टाइम्स को आके बयान भी दे दे रहे हैं और सारी बातें हो रही हैं। तो इसको आप इस तरीके से कुछ समझिए कि मोसाद कहीं न कहीं जो है अपने जो बाकी के जो एसेट्स हैं उनको ये एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, या एक संदेश देना चाह रहा है, कि अगर आप हमारे बनाए प्लान को फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप हमारे साथ कंप्लाई नहीं करते हैं, तो आपको हम इसी तरीके से सेल आउट कर देंगे जैसे हमने अहमदीनेजाद को किया। क्योंकि अहमदीनेजाद अगर IRGC की कैद में है तो उनका भविष्य जो है बहुत सुनहरा नहीं है। हो सकता है क्योंकि वो पूर्व राष्ट्रपति रहे हों तो उनको मौत की सज़ा ना दी जाए, लेकिन वो कभी भी अब कैद से बाहर आने वाले नहीं हैं, ये बात बहुत स्पष्ट है। और दूसरी बात ये है कि एक ये भी हो सकता है क्योंकि जो जेडी वांस ने जो प्लान लीक किया था, जो तुर्की के सामने जिसमें कुर्दों को हथियार दिए जाने थे, तो ये 2 स्टोरीज लगातार अमेरिकन मीडिया के द्वारा ब्रेक की गई। ये एक तरीके से हो सकता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो ईरान के साथ में कि देखिए इजराइल तो पूरी तरीके से आपका रिजीम चेंज करवाना चाह रहा था, लेकिन हमने रिस्ट्रेन किया, हमने अपना आप पे काबू रखा और हम इस रिजीम चेंज के पार्ट नहीं थे, भाग नहीं थे। हमारा कुल कंसर्न ये था कि एक आप अपना जो न्यूक्लियर वेपन है उसको आप प्रोग्राम को उसको आप गिव अप कर दें, उसको आप रोक दें। यही हमारा कंसर्न था और यही एक समझौते की एक का वो बिंदु है जहाँ पे हम समझौता कर लेंगे। तो ये 2 चीज़ें जो हैं ये साइमल्टेनियसली इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है। तो ये कुल मिला के ये बात थी कि मतलब किस तरीके से इज़राइल ने ईरान में जो रिजिम चेंज ऑपरेशन है वो प्लान कर रखा था और किस तरीके से ये पूरा का पूरा प्लान जो है वो गड़बड़ी में तब्दील हो गया, एक औंधे मुँह गिर गया, एक डिज़ास्टर में तब्दील हो गया। तो ये हमने आपको समझाने की कोशिश की। तो ये आपको एपिसोड सुल्तान की डायरी का कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएँ और साथ ही ये बताएँ कि ये फॉर्मेट आपको कैसा लग रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं समझ में आ रही हैं। हम बहुत सरलीकरण करके चीज़ों को बहुत सरल करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम जो आपको चीज़ें बता रहे हैं, आपको एक कॉन्टेक्स्ट भी समझ में आ जाए, आपको लार्जर पिक्चर भी समझ में आए। इस शो का यही उद्देश्य है, तो ये हम करने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक और ख़ास बात, ये मोसाद का एक अनफिनिश्ड बिज़नेस है, एक ऐसा बिज़नेस है जो वो पूरा नहीं कर पाया, एक ऐसा ऑपरेशन है जहाँ पे उसको मुँह की खानी पड़ी है। तो आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि मोसाद अपने इस अनफिनिश्ड बिज़नेस को पूरा करेगा? क्या वो ईरान में फिर से एक रिजिम चेंज करवाने की कोशिश करेगा या वो उस योजना को एक बार के लिए ठंडे बस्ते में डाल देगा? इसके बारे में आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएँ। आपकी राय मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसको पढ़ना चाहूँगा कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएँ। मेरा नाम है विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे हैं गीतांश। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।